सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और आरती, आपको भी मेरा नमस्कार। सोनाली, आपको और सभी श्रोताओं को, सखियों को और सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। और इतनी महक जो भरी हुई है स्टूडियो में क्योंकि सामने इतने अच्छे अच्छे फूल रखे हुए हैं और हमारी जो श्रोताओं के कमेंट्स है ना, उनकी खुशबू भी हमारे तक पहुंच रही है ना। इतनी सुंदर लेखनी है हमारे श्रोताओं की, और रोज उनके जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो सचमुच दिल बाग बाग हो उठता है। ऐसा लगता है कि मतलब कितना अच्छे तरीके से लिखते हैं वो, हर चीज को, हर विषय को इतना समझ के बहुत ही अच्छी तरह से लिखते हैं हर चीज को। और इनके पीछे ना उनके बरसों की अनुभव की पोटली होती है ना। आज तो सेवानिवृत्ति, ठहराव या शुरुआत, ये हमारा विषय है आज का। और इस विषय पर तो हमारे श्रोतागण कमेंट्स भर भर के लिख रहे हैं। ये नहीं, यूं कह लीजिए कि अपने दिल की बात लिख कर भेज रहे हैं, अपने अनुभव लिख के भेज रहे हैं। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो भी, और जो गृहिणियां हैं, जो घर में काम करती हैं, महिलाएं, जो हमारी सखियां हैं, वो नहीं भी काम करती हैं, बाहर जॉब नहीं करती हैं, वो भी लिख के भेज रही हैं कि मतलब सेवानिवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो जॉब करता है उसी को एक एज होती है, एक समय होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं अब हम सब कुछ हो चुका, अब हम क्या करना है, तो वो ठहराव नहीं आना चाहिए कि जिंदगी भागती है, भागते रहना चाहिए। यानी ये तो है ना आरती, हर किसी का नजरिया है कि अभी उनकी सोच ये है कि अभी ठहराव चाहिए, कि बहुत भाग दौड़ कर चुके हैं और अब जरूरत है ठहराव की। या किसी के लिए ये भी बात हो सकती है कि हम जिंदगी भर नौकरी करते रहे, अपना बिजनेस करते रहे, पर खुद के लिए हमने वक्त नहीं निकाला है, तो अब हमारे लिए नई शुरुआत। जो अनुभव की पोटली हमने जमा करी है उसका भी तो कुछ होना चाहिए। चलिए विस्तार से हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। और हम दूसरे विषय भी बता दें। दूसरे विषय भी हमें बताने हैं। एक और विषय है बात बात पर शेखी बघारना। यानी बहुत लोगों को आदत होती है, या यूं कह लीजिए कि बुरी आदत होती है, कि बात बात पर वो खुद ही की तारीफ करते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, बिल्कुल डींग मारते हैं जी क्या कि भाई कोई मतलब अलग अलग बातों पे कर सकते हैं। कोई अपने रंग पे कहता है, कोई अपने सुंदरता पे होता है, कोई किसी भी चीज पे, अपने सामान है जो उनके घर में है, जो भी चीज, किसी भी चीज के ऊपर शेखी बघार सकते हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जी। और आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन में कुछ तीखा कुछ मीठा, है ना। और साथ ही आज बुधवार को हम याद करते हैं जरा याद करो कुर्बानी। इस सेगमेंट के अंतर्गत हम महावीर सिंह राठौर को भी याद करेंगे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो अभी बातचीत तो हमारी जारी रहेगी, पर एक गाना सुन ले। बिल्कुल, गाना सुन लेते हैं। गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो, सावन को आने दो। झूलों की होंगी कतारें, फूलों की होंगी बहारें, सरगम की लय पे भंवरे, कलियों का घूंघट उतारे, सपने जगा लूंगा तुमको, तुम्ही से मैं एक दिन चुरा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो।
लगन के मिलन की आरती हमने उतारी। अब मैं न मानूंगा इस दिल के दर्पण में तुमको सजा लूंगा। सावन को आने दो, सावन को आने दो। बादल से रस रंग बरसे, प्यासा मन काहे को तरसे। कहती है बरखा दीवानी, गोरी सिमट नहीं डर से। अपना बना लूंगा, दिल में बसा लूंगा, सीने से लगा लूंगा। सावन आरती, बहुत जल्दी सावन का महीना भी आने वाला है। सावन को आने, तभी तो कहा ना, सावन को आने दो, फिर देखो झूले जगह जगह पड़ जाएंगे। और बहुत सी चीजें भी बनाते हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे मेहंदी लगाती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वाह बहुत ही अच्छा लगता है ना सावन का महीना। अनुभूति मिलती है ना कि बाहर भी हमारी धरती माँ हरी भरी हो जाती है। रिमझिम जैसे उन्होंने भी मेहंदी रचा ली हो। हाँ, जैसे उन्होंने हरी शॉल ओढ़ ली हो या मेहंदी रचा ली हो, और इतनी सुंदर नार की तरह हमारी धरती माँ नजर आती है। और घर में भी माहौल इतना सुंदर हो जाता है कि त्योहारों की बरसात होने लगती है। उस वक्त घर में पकवानों की खुशबू आने लगती है ना। अभी बात करें आरती, तो ये जो मौसम होता है या ये त्योहारों का मौसम होता है, ये अलग ही सुखद अनुभूति हमें देता है। और पुराना जमाना याद करो कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनका जीवन कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किलों भरा। उस समय ये सब चीजें मायने रखती थी, सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, और वो था स्वतंत्रता दिलाना, अपने देश को आजाद कराना, अपनी धरती माता को जो जकड़ी हुई है बेड़ियों में, उनसे स्वतंत्र कराना। सचमुच उन सभी हम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं तो सचमुच सर श्रद्धा से झुक जाता है। और आज हम याद कर रहे हैं महावीर सिंह राठौर को। और आपका जन्म 16 सितंबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एटा तहसील के शाहपुर टहला में हुआ था। और आपने कानपुर के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। इसी दौरान आप देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। जी हाँ, और आगे चलकर महावीर सिंह नौजवान भारत के जो सदस्य बन गए। और फिर उन्होंने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और दुर्गावती देवी को लाहौर के मोजांग हाउस से भागने में मदद करी थी। और साथ ही उन्होंने दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और वर्ष 1933 में महावीर सिंह ने कैदियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का विरोध किया और उसके लिए आपने भूख हड़ताल भी की थी। जी, और 17 मई 1933 को भूख हड़ताल के दौरान ही उनको जब जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था, वहां उस समय जब वो जेल में बंद थे, वो उस जेल को काला पानी कहा जाता था, अंडमान में वो जगह है। तो वहां पे इंसान को जानवर से भी बुरी हालत में रखा जाता था। और इसके विरुद्ध सभी बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। अनशन के छठे दिन वहां के अधिकारियों ने इसे तोड़ने के लिए उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की। 10-12 लोगों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और एक डॉक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रख, कैसे ना जबरदस्ती पिलाते हैं, उनकी जो नली होती है वो नाक के अंदर डाल दी। और ये भी नहीं ध्यान दिया कि वो नली पेट में ना जाकर महावीर सिंह के फेफड़ों में चली गई थी और पूरा दूध उनके फेफड़ों में भर गया और महावीर सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। और रात तक उन्होंने जो जीवन मृत्यु से जूझ रहे थे वो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सचमुच इतना दुख महसूस होता है ये सब, जैसे ये बात आपने कही ना, तो पूरा चित्र हमारे आंखों के सामने आ गया। हम महावीर सिंह राठौर और उन सभी महान क्रांतिकारियों को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की परवाह किए बिना भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए। मां भारती के उन सपूतों को हम नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती, संगीतकार और गायक। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस उपलक्ष्य पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आकाशवाणी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो बचपन से लेकर अब तक में मैंने इतने वर्षों में निरंतर आकाशवाणी के, खास करके विविध भारती को निरंतर सुना है। इनके कार्यक्रम जैसे कि बेला के फूल, भूले बिसरे गीत, इन सब कार्यक्रमों को सुनते सुनते हम लोग आज बड़े हुए हैं। मैं विविध भारती को, आकाशवाणी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इतने वर्षों के बाद में भी आपने उसी स्तर के साथ में संगीत जगत की सेवा की है और हम लोगों को बढ़िया से बढ़िया मनोरंजन परोसा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों से भी विनती है कि आकाशवाणी को जितना हो सके उतना और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आरती, हमारे साथी जो हैं, जैसे हमने रिटायरमेंट की बात की, ऐसे सेवानिवृत्ति कह सकते। एक हमारे साथी ने लिखा है, रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं है बल्कि एक खुले हाईवे की शुरुआत है। बिल्कुल, कितने सुंदर विचार है ना। बहुत सही कहा इन्होंने। और एक और साथी हमारे जो कहते हैं कि अब नहीं है कोई डेडलाइन की चिंता, जी भर कर अब जिए जीवन की मूरत, जो समय के अभाव में रह गए थे अधूरे उन्हें पूरा करने का समय है ये खूबसूरत। वैसे आरती, रिटायरमेंट को बहुत से लोग काम से और रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से फुर्सत की तरह मान लेते हैं। सेवानिवृत्त हो गए मतलब आराम ही आराम, और आराम करके थक गए तो पूरा दिन कैसे गुजारे इस बारे में सोच विचार। लेकिन इसी जगह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिटायरमेंट को एक नई शुरुआत मानते हैं। साल दर साल जिंदगी
के नौकरी को देने के बाद जब रोज की व्यस्तता से छुट्टी मिलती है तो ये लोग अपने अनुभव, कौशल और रुचियों को लेकर अपने लिए नई राहों को खोजते हैं, नई राहें बनाने निकल भी पड़ते हैं। बिल्कुल। और रिटायरमेंट अब केवल आराम का पर्यायवाची नहीं रह गया है, बल्कि कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मन मर्जी का करने का जरिया बनता जा रहा है। क्योंकि कुछ उत्साही और उम्र को बस एक नंबर मानने वाले लोग, जैसे कि इन्होंने हाईवे बोला, ये साबित कर रहे हैं कि कुछ भी नया शुरू करने की, अपने कौशल को दिखाने की, अपने सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब मन में उमंग हो तो हर उम्र नई शुरुआत की उम्र होती है। बहुत से लोगों को ने तो रिटायर हो जाने के बाद अपने कौशल से अपनी एक नई पहचान बनाई है सोनाली, और जरूरत है बस अपनी रुचि को पहचानने की और उस रुचि को एक हकीकत का रूप देने की। लेकिन हाँ, ये भी याद रखें कि सफलता की मतलब को तुरंत नहीं मिल सकती है, और वैसे भी अपने मन मर्जी का काम करने के लिए, अपनी रुचि का काम करने में जो आनंद मिलता है उसकी तो बात ही कुछ अलग है। बिल्कुल सही। और जैसे मैंने पहले कहा था ना कि आरती की ये है ना हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि ऐसे ये नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद काम करना ही है। हाँ। अब किसी को ऐसा लगता है कि भाई बहुत काम कर चुके हैं, अब हमें खुद के लिए जीना है, कि जैसे मैं पर्यटन पर नहीं जा सका, पूरी जिंदगी भर मैं काम ही काम करता रहा, या फिर मैंने अपनी हॉबी के लिए वक्त नहीं निकाला। कोई किसी को गाने का शौक होता है, किसी को पेंटिंग ड्राइंग का शौक होता है, तो किसी को सोशल वर्क का शौक होता है, तो उस शौक के साथ लोग जीते हैं। इसी तरह हमारे एक साथी लिखते हैं, सेवानिवृत्ति, ठहराव या शुरुआत। भाई सेवा तो हम सभी करते ही रहते हैं, और ये सेवा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ही चलता है, किंतु उसे जब हम वैतनिक और अवैतनिक भेदों में बांटते हैं तब वैतनिक सेवा निवृत्ति हमें ठहराव सा लगने लगती है, और आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ कष्ट देने वाली होती है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से हम कमजोर हो गए रहते हैं। पेंशन है तो कुछ राहत है, फिर भी हम एक कार्य छोड़ दूसरे कार्य में लगने के कारण भी कुछ ठहराव संभव है। अन्यथा शिशु भी अपने शुरुआती हाव भाव परक सेवा के माध्यम से अपने माता पिता के मनोविनोद परक कार्य में ही लगा रहता है। इस दृष्टिकोण से हमेशा से ही जो लोग अपने को बिना भेदभाव के विभिन्न सेवा क्षेत्र से जोड़े रहते हैं, उनके लिए सेवा निवृत्ति कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, बहुत सटीक और सुंदर बात बहुत सही कहा इन्होंने। और वैसे भी सोनाली, जैसे अगर हमारी रुचि खेती किसानी के काम में है और हमारे पास इसमें संबंधित, इससे कोई भी संबंधित अच्छी जानकारी है, तो सोशल मीडिया या किसी भी चैनल पर इंटरनेट के जरिए अपना पेज बनाकर या वीडियो डालकर हम जानकारी दे सकते हैं। देखिए, कामयाबी तुरंत नहीं मिलती है, इसलिए अपने काम को पूरा समय दीजिए और पूरे उत्साह के साथ करिए, क्योंकि आपके मन मर्जी का काम है। और किसी तरह का डर ना रखें मन में कि पता नहीं क्या होगा, हम उसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज अब आपके लिए मायने ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें ये हमारा मन का काम है। तो और क्योंकि डर जो होता है वो हमें नई राह पर चलने से रोकता है। अगर हमें सफलता चाहिए तो उम्र के हर मोड़ पर खुद को तराशना और अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है। जब काम अपनी रुचि का हो और समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, तो काम लगता ही नहीं है। फिर लगता है कि ये तो हम अपने काम, अपने मन का चीज कर रहे हैं। ये आपने बहुत सही बात कही कि जैसे आपने खेती किसानी का उदाहरण दिया कि अगर आपके पास कोई भी ज्ञान है ना, आपने तो सिर्फ खेती किसानी का उदाहरण दिया है, जो भी ज्ञान है ना, वो ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना है, उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो फिर आप समाज कार्य के रूप में कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आर्थिक रूप से जरूरत है पैसे की, तो फिर पैसे के लिए भी काम करना कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल। एक हमारी सखी लिखती है कि मुझे इस महीने 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति हुए 6 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन आज भी मेरी दिनचर्या पहले जैसी ही है। प्रातः 4 बजे उठना, रात को जल्दी सोना। हाँ, मैं नियमित प्रातः 5 बजे पार्क में सैर के लिए जाती हूँ, जिसके लिए पहले समय नहीं मिलता था। बागवानी, कुकिंग, पढ़ना और भी बहुत से क्रिएटिव काम है जो मैं करती रहती हूँ। साल में 1-2 यात्राएं परिवार के साथ करने में बहुत खुशी मिलती है। अब सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन शैली भी बहुत अच्छी लग रही है। निश्चिंतता और अब कोई भागदौड़ नहीं है और नौकरी का कोई तनाव नहीं। अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रखते हुए विविध भारती सुनते हुए समय कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चलता। बहुत सही कहा। विविध भारती सचमुच जीवन संजीवनी का काम करता है। ये हमारी सखी ही नहीं, हमारे लिए भी है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोताएं जो लिखते हैं कि सेवानिवृत्ति मेरे लिए शब्द कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी जो पेशा और नशा एक ही है।
हाँ, परिवेश और परिस्थिति बदल गई है, लेकिन मुझ में कुछ बदलाव नहीं आया है। अपना टाइम टेबल मैंने फिक्स कर लिया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कोई काम करने की निश्चित समय सीमा नहीं होती है, इसलिए जी भर कर मैं अपने मनपसंद काम कर रही हूँ। अच्छा लगता है और आप सभी की बातें सुनकर मुझे दिन भर की एनर्जी भी मिल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी ये बात सुनकर हमें जरूर एनर्जी मिल गई है। सचमुच हम एनर्जेटिक हो जाते हैं इस तरह के कमेंट्स पढ़ के ना। हमें भी बहुत जीवन संजीवनी समान होता है कि इनकी बातें सुन इतनी अच्छी बातें लिखना। हम भी उसे जीवन में अपनाते हैं। नहीं लगता है कि हाँ, कुछ हम सही काम कर रहे हैं ना। एक गाना सुन ले। बिल्कुल सुनते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आरती, ये गाने में भी एक संदेश था ना कि चलते जाना है, बिल्कुल, हमें रुकना नहीं है। ऐसे होता है ना कि रिटायरमेंट के बाद में जो है इंसान वो थोड़ा सा निष्क्रिय भी हो जाता है कभी कभी, ये तो सही कहा। फिर क्या होता है, उसके कारण निष्क्रिय हो गए तो फिर उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो भाई हमें अचल रहना है। बिल्कुल, देखो जिंदगी रुकती नहीं, वो अपनी गति से चलती रहती है। हाँ। जैसे पृथ्वी है ना, वो घूम रही है ना, लेकिन हम एक जगह खड़े, हमें लगता है कुछ नहीं घूम रही है, कुछ पता नहीं चलता उसका, लेकिन वो तो अपनी गति से घूम रही है, समय अपनी गति से चल रहा है। यानी प्रकृति हमें इतनी सीख देती है, तो प्रकृति, तो हम क्यों ठहरे? हाँ बात ये है, हम क्यों ठहरे। एक हमारे साथी ने लिखा है कि सेवानिवृत्ति एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक भावनात्मक यात्रा का। वास्तविक विदाई से पहले और उसके तुरंत बाद नए विचार, अपेक्षाएं और भावनाएं आपके मन में भरने लगती है और आपका ध्यान और समय खींचती है। यह देखते हुए कि काम से छुट्टी के बाद आपके पास इस सवाल
पर काम करने के लिए शायद कुछ समय होगा। ज्यादातर लोगों के पास कम से कम एक शुरुआती जवाब तो होता ही है। उन्होंने वास्तव में इस बारे में सोचा होगा कि वे क्या करना चाहते हैं और अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं। वे उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें करने में उन्हें वाकई मजा आता है और कुछ अतिरिक्त समय में वे उन्हें कैसे कर सकते हैं। तो ये एक नई शुरुआत कही जा सकती है। बिल्कुल। एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। ये एक ठहराव नहीं है बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे कि मैं पिछले 14 साल से हूँ, कहीं भी यात्रा या प्रवास कर सकता है और सगे संबंधी से जो संबंधी आपके उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्य गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो पसंद हो। जैसे कि मुझे रेडियो सुनना बचपन से पसंद है, तो जो आज बढ़ती हुई उम्र में भी कायम है। अब तो विविध जो भारती के फेसबुक से जुड़कर कई सारे नए दोस्त भी मिल गए हैं जिसे पहले हम जानते भी नहीं थे, मिले भी नहीं थे। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है। बहुत से लोग आपस में एक दूसरे को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं ना। सोशल मीडिया का ये फायदा है ना। बिल्कुल। एक हमारे साथी ने लिखा है, अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और सेवानिवृत्त होने से पहले ही आर्थिक भविष्य का अच्छे से नियोजन किया हो तो सेवानिवृत्ति अच्छी शुरुआत हो सकती है। पर हाउसवाइफ या गृहिणी के लिए सेवानिवृत्ति होती ही नहीं। उनको चाहिए कि बच्चों की शादी के बाद खुद ही सेवानिवृत्त हो जाए और नई शुरुआत करिए। बहुत माताओं बहनों के लिए एक सीख दी है कि ऐसा होता है ना कि माताओं को वो किचन में किसी के हाथ का खाना बनाना पसंद नहीं होता है, तो भाई आप भी थोड़ा ठहरे। इन्होंने कहा है कि आप रुक जाए, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को सिखाएं, उनके हाथ का व्यंजन खाकर देखें। शुरू में अच्छा नहीं लगेगा पर बाद में वो भी अच्छा लगने लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो मेरे कहते हैं कि सेवानिवृत्ति के दिन फेयरवेल में स्टाफ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि हम लोग ये कह रहे थे कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, आप अपनी शेष जिम्मेदारी पूरी करें। जो आपके अब घर की जिम्मेदारी है उसको भी आप पूरा करें। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि सेवानिवृत्ति ठहराव नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। नौकरी में रहते हुए हम घर की कई बातों की ओर चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाते। मुझे सेवानिवृत्त हुए 10 वर्ष हो गए हैं। मैं अपना पूरा समय पुस्तकें पढ़ने, रेडियो सुनने और लेखन में व्यतीत करता हूं। घर के काम में व्यस्त रहता हूं। कभी कभी अपने बैंक के साथियों को बैंक संबंधी मामलों में सहायता देता हूं। यदि व्यक्ति को कोई शौक है तो सेवानिवृत्ति के होने के बाद भी वो खाली बैठ नहीं सकता और जो व्यस्त है उसके जीवन में ठहराव हो ही नहीं सकता। बहुत सही कहा इन्होंने। बहुत सही बात कही। और एक साथी कहते हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद आदमी के पास खुद को टाइम देने के लिए टाइम ही टाइम होता है। इसलिए जो अधूरे शौक रह गए हैं, जो पूरे नहीं हुए अभी तक, उनको पूरा करना चाहिए। हर सेवानिवृत्त इंसान को चाहिए कि वह अपने मिजाज के मुताबिक अपनी दिलचस्पी खुद ढूंढे। ये बात बहुत सही कही कि हमें खुद का आकलन खुद करना चाहिए कि हमारी रुचि किस विषय में। ऐसा नहीं है कि चलो मेरे दोस्त ने तो गाने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी, पर जरूरी नहीं है कि आपका भी उसी में शौक हो। आप खुद का आकलन खुद करें कि मुझे किस क्षेत्र में रुचि है। उस रुचि के हिसाब से जब हम काम करते हैं ना तो वो उस काम में हमें ज्यादा आनंद आता है। बिल्कुल। और वैसे भी रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ ही करने लायक नहीं रह गए है ना, या अब हमें बस निष्क्रिय पड़े रहना है कि बस भाई चाय लाओ, पानी लाओ। बल्कि ये तो वो समय है जब हम अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को और खुद अपने आप को समय दे सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो नौकरी की भाग दौड़ में करना असंभव था। अब हम अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने सबसे पसंदीदा काम को हकीकत की जमीन पर उतार सकते हैं। इस काम को हम सबसे बेहतरीन तरह से कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे मन में बरसों से था। इसे करने का, एक नई राह पर चलने का सबसे बेहतरीन समय है ये समय, आपके पास समझ लीजिए। और है ना आरती, सेवानिवृत्ति के बाद में है ना रिश्तों को भी हम सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि घर से बाहर ही बाहर रहते थे। घर से बाहर ही बाहर रहते थे, अपनों को वक्त नहीं दिया। पति जो है उन्होंने अपनी पत्नी को वक्त नहीं दिया, पत्नी है उन्होंने अपने बच्चों को, पति को जैसा चाहे वैसा वक्त नहीं दे सकती थी। तो ये वक्त ऐसा है कि उस वक्त हम खुलकर जी सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में सही मायने में हम जिंदगी एक साथ गुजार के जिंदगी का सही मायने में आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। और एक हम लिखती है हमारे साथी कि सेवानिवृत्ति, मैं तो बता रही हूँ कि मैं तो कोई नौकरी पेशा महिला नहीं थी, पर नौकरी के चलते, मतलब उनकी जो हस्बैंड की नौकरी रही होगी, चलते हर जगह जाना पड़ा, वहां का माहौल से वाकिफ होना पड़ा। सेवानिवृत्ति एक जिम्मेदारी और एक कर्तव्य से मुक्ति होना होता है, पर ऐसा नहीं है। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो खुद अपनी देखभाल की होती है, क्योंकि सेवानिवृत्ति होते हुए बहुत सारी जिम्मेदारियों से हम मुक्त होते जाते हैं। थोड़ा ठहराव आ ही जाता है क्योंकि जिम्मेदारियां सीमित हो जाती हैं।
बहुत सुंदर बात लिखी है कि जरूरी नहीं है कि अगर हम नौकरी करते हैं उसके बाद ही हमारी सेवानिवृत्ति आती है। अगर आपके पति सेवानिवृत्ति हो गए उस वक्त आपको भी थोड़े से ठहराव की जरूरत है और अभी हमें ठहराव की जरूरत है। एक गाना सुनने के लिए मैं समझ गई थी तुम क्या कहने वाली हो सोनाली जी। आरती, एक प्यारा सा गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल, मेरी तो यही इच्छा है ना। सुनते हैं गीत। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताके नैना जोड़ जोड़ के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। गाती थी हर सांस में, बजती थी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। गाती थी हर सांस में, बजती थी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। ओ झांकी चंदा आसमान से छेड़े हमको, जान जान के ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। हो
लहरें डोले झूम झूम के, साहिल का मुंह झूम झूम के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय आरती, हम साथ साथ हैं। ये हम भी साथ साथ हैं, हमारे श्रोताओं के कमेंट्स भी साथ साथ हैं, और हमारे जो श्रोता हैं वे भी रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी बहुत प्यारा व्यवहार होगा तो घर वालों के साथ साथ होगे। एक हमारे साथी लिखते हैं कि नौकरी की आपाधापी के चलते अपने अधूरे शौक रह गए हैं तो शौक पूरे करने चाहिए। खाली समय में नजदीकी पार्क में जाकर हम उम्र लोगों का एक ग्रुप बनाकर कुछ रचनात्मक कार्य कीजिए। घर में कोई खाली कमरा है तो मुफ्त में गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। प्रकृति के सानिध्य में जाकर बैठिए, अच्छा महसूस करेंगे। खुद को सामाजिक कार्यों से जोड़ लीजिए, परमार्थ भी हो जाएगा और लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। बहुत सही कहा इन्होंने। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सेवानिवृत्ति को अक्सर लोग जीवन का ठहराव मान लेते हैं, लेकिन असल में एक नई शुरुआत होती है। जो हमने सालों तक जो नौकरी की जिम्मेदारियां उठाई, उतने ज्यादा व्यस्त रहे, उसके बाद अब हमारे पास कुछ समय है अपने लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी रुचियों को पूरा करने के लिए। अब अपने अनुभव, अपने ज्ञान का उपयोग करके समाज सेवा की जा सकती है। नई चीजें सीखने या परिवार के साथ समय बिताने का हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति को ठहराव नहीं बल्कि जीवन के नए बसंत की तरह अपनाएं। ये आपके लिए खुशियों और आत्मसंतुष्टि का एक अध्याय हो सकता है। और अगर आप चाहें तो अपने को स्वस्थ, एक और जो हमारे साथी हैं जो लिखती हैं कि जैसे बहता पानी स्वच्छ रहता है, वैसे सेवानिवृत्त होने के बाद व्यक्ति घूमता फिरता रहे तो स्वस्थ रह सकता है। वैसे आरती, ऐसी बात होती है ना कि जो लोग कुछ लोग है ना बहुत ज्ञान से संपन्न होते हैं, बहुत उन्हें बहुत नॉलेज होता है, पर कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोगों को उस ज्ञान को बखान करने की बहुत आदत होती है कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज्ञान है। या कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं तो उन्हें अपनी सुंदरता पे गर्व होता है कि मेरी त्वचा इतनी अच्छी है, मेरे बाल इतने लंबे हैं। बातों में वे अपने इतनी तारीफ करते हैं कि सामने वाला एकदम उबने लगता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इनको रोकूं। यानी ऐसे लोगों के साथ लोग बैठना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, लोग वहां से भागने लगते हैं कि भैया इन्होंने शुरू कर दी अपनी तारीफ। क्योंकि तारीफ ऐसा है ना, सामने वाले ने हमारी तारीफ करना चाहिए, ना कि हम खुद की तारीफ करें। बिल्कुल। और एक श्रोता जो है हमारी लिखती हैं कि नमस्कार, ये उन्होंने बोला है, फिर उनको लिखा है कि शेखी भगाड़ने का मतलब होता है अपने को स्वयं को प्रसन्न करना। हमको अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है। हमारी माँ अपने नाम का जिक्र होते ही मतलब अपनी मम्मी के बारे में बता रही कि वो बताती हैं कि हम तो काफी नम्र स्वभाव के श्रोता हैं और ईश्वर को पहला स्थान देते हैं, बाकी हमारे चचेरे पुपेरे भाई बहन खुद अपने मुंह मियां मिट्टू बनते हैं। उन्होंने अपने बारे में बोला है। एक हमारे साथी लिखते हैं बात बात पर शेखी बगाना। भाई शेखी बगाना यानी अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। यदि ऐसा है तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि अपनी तारीफ सामने वाले करे। हमें अपने ऐसे कार्य में स्वयं को परिष्कृत करते रहना चाहिए, तभी हम लोग शेखी बगाड़ने से बच सकते हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहने का भी संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि शेखी बगाड़ना न तो शेखों के लिए कोई उचित कार्य है, नहीं फिर हम क्यों शेखी बगाड़ने में स्वयं को व्यस्त रखें। बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि कई लोग यहाँ तक कि बच्चे भी जो देखते हैं उसकी नकल करते हैं, इसलिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना बहुत जरूरी होता है बच्चों या बड़ों के सामने जिन्हें शेखी बगाड़ने की आदत होती है। आप क्या कहते हैं इस पर, आप बताएं। और मतलब अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो मतलब बच्चे भी वो चीज नहीं सीखेंगे, उनके अंदर भी ये गलत आदत नहीं आएगी, क्योंकि वो भी अगर आप उनके सामने करेंगे तो भी समझेंगे कि देखो ये एक अच्छी चीज है, तभी हमारे घर के लोग कर रहे हैं। तो फिर वो भी ऐसे काम करना शुरू करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में अपनी शेखी बगाड़ना शुरू कर देंगे। वैसे आरती, शेखी बगाड़ना या डींग मारना बहुत से लोगों की आदत में शुमार होता है। बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा करना हमारी आदत बन गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को
को थोड़ा समझे और अपनी आदत और बोलने के तरीकों पर ध्यान दे। और अगर हमें एहसास हो कि ऐसी आदत हमारे स्वभाव में आ रही है तो तुरंत हमें इस आदत से छुटकारा पाने की कोशिशों में जुट जाना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम किसी भी तरह से शेखी बगाड़ते हैं या डींग मारते हैं तो इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि लोग हमसे प्रभावित हो जाएं, हम ये चाहते हैं, और हमें पसंद करें। या आजकल की भाषा में बात करें तो खुद को हम अपने आप को कूल दिखाना चाहते हैं, मजेदार या महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं अपने आप को, या चीजों के लिए या खुद के बारे में हम, या हो सकता है कि हम बढ़ा चढ़ा के कुछ बातें, अक्सर ये होता है कि बढ़ा चढ़ाकर हम बातें करते हैं, अपना बखान करते हैं। और अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हाथ से व्यंग टिप्पणियों का सहारा लेकर अपनी शेखी बगाड़ते हैं और सामने वाले की भावनाओं की परवाह नहीं करते कि उसे बुरा भी लग सकता है। तो भाई बहुत बुरा लग जाता है। तो अपनी वाणी के माध्यम से हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि भाई सामने वाले को बुरा ना लगे, और बस खुद की शेखी बघाड़ने की बजाय लोगों के अंदर, अगर सामने हमारे बैठे कोई व्यक्ति है, उसके कोई गुण आपको पसंद आ रहे हैं तो उसकी तारीफ बिल्कुल, सामने वाले की भी आप तारीफ करें। और जब कोई दूसरा हमारी तारीफ करता है ना तो बात सुननी अच्छी लगती है। इससे क्या मतलब कि हम खुद ही अपनी तारीफ किए चले जा रहे हैं, है ना। और हम एक कमेंट ले लेते हैं। हाँ। एक श्रोता का, कि वो कहते हैं कि यदि हम शेखी बगाड़ने की आदत डाल लेते हैं तो अपने दोस्तों को दूर कर सकते हैं और लोग हमसे बात करने में हिचकिचाएंगे। श्रेय बांटना, दूसरों को समर्थन करना यानी कि दूसरों की इज्जत करना और प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करना सीखने से दूसरे लोग हमें आसानी से जान पाएंगे और दोस्त बनने की संभावना बनेगी। अब एक गीत सुन सकते हैं, सुनते हैं गीत।
हाँ, तो सोनाली, एक हमारी जो श्रोता है वो लिखती हैं कि शेखी बगाड़ना, उसके बाद उन्होंने हंसा है, फिर लिखा है कि एक आदत है जो किसी ना किसी में होती ही है, बहुत ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि बता रही हैं कि हमारी सासू माँ की एक सहेली आती थी, बात बात पर अपने बच्चों की, अपने घर की बातें बढ़ा चढ़ाकर करती थी। हमारे छोटे बेटे ने तो एसी लगा लिया है वगैरह वगैरह। जब वो हम लोग के घर में एसी देखी तो उनका मतलब यही था कि एक दूसरे की चीजें देख के जो होता है ना कि हमारे घर में भी है ये चीज, तो घर में तो वो चीजें 2 है, 4 है, 5 है, तो ये चीज इनके घर में एसी देख के बुरा लगा होगा। हाँ। कि अरे ये तो हमारे घर में था, इनके घर में कैसे आ गए। ये चीज बहुत होती है, मैंने भी इस चीज को नोटिस किया है। और एक और हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि शेखी बगाड़ना मतलब होता है कि इन्होंने कहा कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, अपनी खूब प्रशंसा करते जाना। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपनी उपलब्धियों का बखान करता है, भले ही वो बात सच हो या ना हो। उदाहरण के लिए बात बात पर शेखी बगाड़ता है कि मतलब कि वो हर बात पर अपनी प्रशंसा करता है या डींग मारता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बात बात पर शेखी बगाड़ना काफी रोचक मुद्दा है। लोग बात तो करते हैं लेकिन मजाकिया तरीके से करते हैं। हमारे घर समाज में बातों के तुक दिए जाते हैं और बेमतलब पर परिहास करते हैं। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा होती है। इन्हें कौन समझाए, बातें जिक्र करने उसका विवरण मिलता है। बिल्कुल। और एक और है जो लिखते हैं कि कई बार शेखी बगाड़ना हमें अपने अंदर की जरूरतों को बाहर से पाने की कोशिश होती है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपने अंदर झांकें और खुद को वो दें जिसकी आपको जरूरत है। आत्म देखभाल, आत्म प्रेम और अच्छे काम के लिए पीठ थपथपाना। जब आप खुद को ये सब देते हैं तो आपकी शेखी बगाड़ना कम हो जाता है या समझदार बन जाते हैं, थोड़े मैच्योर बन जाते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं शेखी बगाड़ना अपने उपलब्धियों का बखान करके अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास होता है ताकि दूसरे लोग प्रशंसा या ईर्ष्या महसूस करें। यह अक्सर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सामाजिक रूप से असुरक्षित होते हैं और दूसरों कि उनके बारे में धारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्ति अपनी एक छवि, एक व्यक्तिगत पहचान बनाते हैं और खुद को उस छवि के अनुरूप तरीके से प्रस्तुत करते हैं। थियोडोर मिलन ने सिद्धांत किया कि आत्म प्रस्तुति में व्यक्ति अत्यधिक आत्म प्रचार के साथ खुद को बदनाम करने या खुद को गलत तरीके से पेश करते हुए पकड़े जाने के खिलाफ शेखी बगाड़ने का प्रयास करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि लोगों में अक्सर ये समझने की सीमित क्षमता होती है आत्म प्रस्तुति में उनके प्रयास वास्तव में दूसरों द्वारा उनकी स्वीकृति और पसंद को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि अपनी शेखी बगाड़ते लोग अपने मुंह खुद अपनी तारीफ करने वाले कम नहीं है, वो दूसरों में खामियां ढूंढते हैं और अपनी कमियों को छुपाने का कोशिश करते हैं। कबीरदास जी की इस दोहा से इसे सरलता से समझा जा सकता है, जैसे कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टके का मोल। क्या बात है, क्या बात है। ये जो दोहे हैं, कहावतें, लोकोक्तियां, ये सब है ना हमें एक सीख देते हैं। बस हम क्या करते हैं, इन्हें सीखते हैं बचपन में, अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, बड़े होने के बाद भी सुनते हैं, पर उनसे हम अमल में ही नहीं लाते। बिल्कुल भूल जाते हैं। जरूरत है कि इसे अमल में लाने की। बिल्कुल, ये सिर्फ आपके किताबों तक सीमित नहीं है, इसको अपने व्यवहार में उतारना है। और अब गाना सुनना है। बिल्कुल। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। मदहोश अदा ये अल्लड़पन, बचपन तो अभी रूठा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं।
तुम कमज़िन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। हमें मंजूर नहीं, तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कमसिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं। सोनाली, कुछ मीठे और कुछ तीखे की बारी आ गई है? आ गई है बारी, तो मीठे की बारी मेरी तरफ है। राजगीरा का हलवा। राजगीरा यानी इसे रामदाना भी कहते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो श्रावण मास आ रहा है, तो बिना उपवास के भी हम खा सकते हैं। हमारी सखी ने लिखकर भेजी सामग्री: 1 कटोरी राजगीरा का आटा, आधा कटोरी गुड़, 4-5 चम्मच घी, 1 गिलास दूध, बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता। अब एक कढ़ाई को गर्म करने रखें, फिर उसमें घी डालकर राजगीरा आटा डालें और धीमी आंच पर सेके। 15-20 मिनट तक सेके। अच्छे से सिक जाए तो उसमें गर्म दूध डालकर एक जैसे हिलाए ताकि गठान ना आ जाए। फिर उसमें गुड़ डालें और एक जैसा हिलाए। अब आपका हलवा बिल्कुल तैयार है। ऊपर से बारीक कटे सूखे मेवे डालकर सजाए और गरम गरम खाए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गुड़ से बनाया है, इससे डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, पर डॉक्टर से पूछ के खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बताने जा रही हूँ, एक हमारे जो श्रोता ने भेजा है घुसका। धुसका कहते हैं इसको। ये नमकीन पुए होते हैं जो बारिश के दिनों में झारखंड और बिहार में बनाए जाते हैं। इसके लिए चाहिए आपको चावल 1 कटोरी, चने की दाल 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल अपने अनुसार ले लीजिए आप, जितना भी चाहिए आपको। इन्हें 4-5 घंटे भिगोकर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और हींग के साथ बारीक पीस लीजिए और थोड़ी देर तक इसे ढककर रेस्ट करने दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। टमाटर या अमचूर, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती को पीसकर उसकी चटनी बना लीजिए। बढ़िया सी, मुंह में पानी आ रहा है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें, इसे पुए के घोल में चम्मच से कढ़ाई में डालें और तल लें और चटनी के साथ खाएं। मतलब पुए को जो है, वो जो घोल है उसी को चम्मच से एकदम लेके उसको ऐसे टपकाएं इसमें, तो उसको फिर चटनी के साथ खा सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे, भीतर से बेहद सॉफ्ट और खाने में बेहद लजीज लगते हैं। अगर आप लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसमें जीरा, काले मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और हींग का प्रयोग करें। मूंगफली दही की चटनी के साथ भी खाया जा सकता है। और ये सब चीजें झारखंड में पीली सरसों या राई की चटनी के साथ इसको खाया जाता है। क्या बात है, ये मेरे मुंह में पानी आ रहा है लिटरली। स्वादिष्ट है ना कि राजगीरे का जो हलवा बनता है ये भी बहुत स्वादिष्ट, और आपने जो रेसिपी बोली वो भी बहुत अच्छी है। यानी पोए और नमकीन पोए और राजगिरी का हलवा बिल्कुल सही है ना सोनाली? आज बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। और बस एक मीठा और तीखा नमकीन एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बेकरार से हो क्यों, हमको पास आने भी दो। गिर पड़ा जो
वो रुमाल उठाने भी दो, बनते क्यों हो जाने भी दो, बनते क्यों हो जाने भी दो। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। आज बात बात पे आप क्यों संभलने लगे, थर थराए होंठ क्यों, अश्क क्यों मचलने लगे, लिपटे गैसू खुलने लगे, लिपटे गैसू खुलने लगे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। सोनाली, एक बहुत ही अच्छा सा व्यंजन आ गया है, बेसन गुड़ की वाली बर्फी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 कप गुड़ बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच सूजी, 1/4 चम्मच पिसी हुई इलायची, 1 कप घी, आधा कप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले बेसन को कढ़ाई में डालकर भून लेंगे सुनहरा होने तक। अब घी डालकर मिक्स करेंगे और भूनेंगे। अब 2 चम्मच सूजी डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। अब कटा हुआ गुड़, पीसी इलायची और बारीक ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे। इन सभी सामग्री को बेसन में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक गुड़ पिघल जाए। अब घी लगी ट्रे में डालकर सेट करेंगे। 5 मिनट बाद चाकू से कट लगा लीजिए, ठंडा हो जाए तो पीस निकालकर खाइए। चलिए, अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।